हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा है आप लोग बढ़िया होंगे। आज आपके बीच केन पब्लिकेशन के मॉडल प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 लाया हूं। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सिंधे गुरु जी को सब्सक्राइब और लाइक और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट बिहार एसएससी का तैयारी कर रहा है और फॉर्म अप्लाई कर रखा है, उसके लिए जो भी अपलोड नहीं किया है कृपया जाके अपलोड कर लें, अन्यथा आपका मेहनत व्यर्थ चला जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ढक्कन का पठार कितने भारतीय राज्यों तक फैला है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 3, दूसरा कह रहा है 8, तीसरा कह रहा है 5, चौथा कह रहा है 6। देखिए स्टूडेंट, जो ढक्कन का पठार है ना, वो 4 भागों में इस तरह से बांट दीजिए। पहला जो है आप पश्चिमी घाट में बांट दीजिए, दूसरा को आप दक्षिण यानी नीलगिरी पहाड़ी से जो जुड़ा है उधर कर दीजिए। बाकी बात पूर्वी घाट जो है, एक पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो चौथा बचा है, जो उत्तरी बचा है, यह जो है नागपुर की छोटी पहाड़ी भी कहा जाता है। तो आप जब 4 भागों में बांट देंगे ना, तो आप यहाँ से समझ सकेंगे और याद भी रहेगा आपको कि अगर हम ढक्कन की पठार जो भारत में अगर 4 भाग में बांट दिए तो हमारा जो ढक्कन का पठार फैला होगा वो 8 राज्यों में फैला होगा। यानी कि 4 को 2 से गुना कर दो, यानी कि 4 दूना 8, 4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अंतरण अदायगी का अर्थ है। अंतरण अदायगी का अर्थ पहले ये समझना होगा कि आखिर अदायगी है क्या। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, अदायगी होता क्या है। देखिए अदायगी जो है ना, जो सरकार द्वारा एक कल्याणकारी के लिए यानी कि कल्याण के लिए दिया जाता है। अच्छा, कल्याण के लिए किसे दिया जाता है, मतलब कि वो जो है भारत के आय में वो सम्मिलित नहीं होता, भारत की आय में सम्मिलित नहीं होता है मित्रों। तो ये जो है आपका जो अदायगी होता है, ये जैसे कि एग्जाम्पल में लीजिए जैसे वृद्धा पेंशन। तो वृद्धा पेंशन क्या है, यह जो है एक तरह से कल्याण है, यानी कि वृद्धा व्यक्ति को एक तरह से एक मतलब कि बोलिए एक सुविधा देना। तो वृद्धा पेंशन हो गया। जैसे बच्चा है, कोई बच्चा है, जैसे कि अब प्रेगनेंसी जो महिलाएं होती हैं, जो भी कुछ होता है, तो ये एक योजना के तहत दिया जाता है। तो यह एक तरह के जैसे कहेंगे तो यही अदायगी है, तो इसे हम अदायगी कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा, जैसे कि आप कह रहे हैं यहाँ वृद्धा पेंशन, तो वृद्धा पेंशन भी दिया जाएगा अदायगी के तहत। बेरोजगारी मुआवजा, जी हाँ, बेरोजगारी मुआवजा भी दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा अदायगी, जी हाँ, ये भी दिया जाएगा। तो इससे यही पता चलता है कि हमारा जो ऑप्शन होगा चारों हो जाएगा, यानी कि वृद्धा व्यवस्था पेंशन भी हो जाए, बेरोजगारी भी हो, सामाजिक भी हो जाए, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत जैसे विकासशील देश में प्रचंड बेरोजगारी की उच्च दर को किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो पहला नंबर तो मित्रों आप समझिए कि हमारा जो भारत का जो विकासशील देश है, वो सबसे पहले तो हमारा जो है भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो आप यहाँ से यही समझ सकते हैं कि इसमें ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है, इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। चलिए मेरा 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन करा दिए थे मित्रों, 3 नंबर क्वेश्चन। अब 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए, वह जोत जो किसानों को एक जीविका तो उपलब्ध कराती है। तो आपका ऑप्शन इस प्रकार से है, अनुकूलतम जोत है, सीमांत जोत है, आर्थिक जोत है, जीविका जोत। यानी कम से, क्या कह रहा है, कम से कम। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कम से कम कह रहा है कि मतलब अगर कोई किसान मेहनत कर रहा है तो कम से कम जो है उसे कम से कम तो उपज होती है। तो वही जो है ना, वो कम से कम, यानी कि जो कम से कम है वो आर्थिक में चला जाएगा, यानी कि आर्थिक जोत होगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा 4 में है। कहाँ पे है,
4 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है मित्रों। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी क्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है। तो पहला, कौन सी क्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है, नहीं का बात कह रहा है। यहाँ क्या कह रहा है? उत्पादन नहीं है। तो देखिए पहला जो है आपका किसान द्वारा गेहूं का उत्पादन, जी ये उत्पादन में है, ये तो नहीं होगा। फिर कह रहा है आपका कह रहा है कि किसान किसी कंपनी द्वारा औषधियों का उत्पादन, जी हाँ ये बिल्कुल नहीं होगा। फिर कह रहा है किसी नर्स द्वारा अस्पताल में दी गई सेवाएं, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। यहाँ कह रहा है किसी गृह स्वामिनी द्वारा अपने घर में की गई सेवाएं, जी हाँ ये क्वेश्चन मेरा सही हो जाएगा। इसलिए 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों, निम्नलिखित में से किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। तो पहला बात यह है कि संवैधानिक है, मतलब संवैधानिक कौन सा है इसमें। तो आप बताइए वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग, तो वित्त आयोग मित्रों, वित्त आयोग आर्टिकल 280 में यानी कि संवैधानिक हो जाएगा। तो मित्रों ये आर्टिकल 280 में यानी कि हम समझेंगे, ये समझे क्या है, तो ये हो जाएगा आपका संवैधानिक। अच्छा, राष्ट्रीय विकास परिषद याद कीजिएगा कब गठित किया गया था, बिल्कुल ये नहीं होगा। अच्छा, चुनाव आयोग मित्रों, चुनाव आयोग जो है आपका संवैधानिक है इसीलिए। और योजना आयोग आपका ये नहीं होगा। तो सिंपल सी सीधी सी बात है, एक वित्त आयोग हो जाएगा संवैधानिक, एक चुनाव आयोग हो जाएगा संवैधानिक। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी। छह नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी का प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ है ऑप्शन, डाले गए मतों का अधिकांश, डाले गए मतों का 66%। अच्छा, ऑप्शन ऊपर में है मित्रों। यहाँ कह रहा है डाले गए मतों का 50%। फिर यहाँ कह रहा है कि 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। जी मित्रों, ये आपका सही क्वेश्चन होगा। 50% से अधिक डाले गए कुल मतों का बहुमत। चलिए हम 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो मित्रों भारत की जो है उच्च न्यायालय की स्थापना, वैसे आप जान लीजिए इसे जो किया गया था 1950 में किया गया था उच्चतम न्यायालय की स्थापना। और यह जो है एक संवैधानिक है मित्रों, यह संवैधानिक है। और इसमें जो है इसे जो किया गया यह आपका ऑप्शन हो जाएगा संविधान द्वारा। तो क्या हो जाएगा मित्रों संविधान द्वारा। ध्यान दीजिएगा ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जो कि संविधान द्वारा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? D.N. टैगर, बंकिम चंद्र चटर्जी, R.N. टैगोर, शर्मिला टैगोर। तो मित्रों बताइए इसमें कौन सा होगा? D.N. टैगर का नाम हम अभी तक सुने नहीं है। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखे हैं। कौन सा लिखे हैं? वंदे मातरम। अच्छा, ये कब लिखे? ये जो है आपका 24 जनवरी, ये आपका 24 जनवरी ये 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत गौरव प्रदान किया गया था। कब किया गया था? 1950 को। याद रखिएगा मित्रों। तो इसका सही आंसर, अच्छा ये कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। आप ये भी याद रखेंगे कहाँ से लिया गया है?
नंद मठ, आनंद मठ से लिया गया है मित्रों, आनंद मठ से लिया गया है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। पहला कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम, दूसरा कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी और सुजाउद्दौला, तीसरा कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, चौथा कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी और अनवरुद्दीन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला हो जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। देखिए जिस समय 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था मित्रों, उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, बताइए कौन थे। तो वो था इंदिरा गांधी। कौन था मित्रों, इंदिरा गांधी था। अच्छा, और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री था मित्रों, वो आपका था जेड ए भुट्टो। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 3 में है मित्रों, ऑप्शन नंबर आपका 3 में है, इसको याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन वैसे तो आप लोग भी जानते होंगे, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो बताइए मित्रों क्या होगा। तो यह जो है यह 1920 कब किया गया था मित्रों, 1920 को, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था तब नवाब कौन था। तो बताइए मित्रों कौन था। जब डलहौजी ने 1856 में कब्जा किया था उस समय वहाँ का नवाब कौन था अवध का। तो बताइए इसका पहला है नसरुद्दीन महमूद शाह, बाजिद अली शाह, सुजाउद्दौला, अली वर्दी खान। बताइए मित्रों क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाजिद अली खान मित्रों। क्या होगा इसका सही आंसर, बाजिद अली खान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में है मित्रों। अच्छा इसका एक और फैक्ट है। अच्छा ये जो है कब किया गया था, तो 1856 में किया गया था। अच्छा अवध को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किया गया था, जो कि अवध को है ना, अवध का जो नवाब है वो बाजिद अली था। तो ये जो है आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों कि मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था। तो बताइए मित्रों इसका क्या आंसर है। पहला है मेवाड़, दूसरा है चित्तौड़, तीसरा है हल्दी घाटी, दूसरा है उदयपुर। तो बताइए मित्रों कब है। अच्छा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1500, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, जिसमें मेवाड़ के राजा कौन था, राणा प्रताप सिंह। अच्छा राणा प्रताप सिंह को जो है हल्दी घाटी युद्ध में ही पराजित कर दिया गया था, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन 3 हल्दी घाटी। पंद्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है। पहला कह रहा है केरल और कर्नाटक में, दूसरा है केरल और तमिलनाडु के दक्षिण तट में, तीसरा है केरल और तमिलनाडु के आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में, चौथा है केरल तमिलनाडु और कर्नाटक में। तो बताइए मित्रों इसका सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, जैसे कि जून के महीने में मानसून फटने वाला जो होता है वो होता है केरल और तमिलनाडु के दक्षिण तट में वर्षा होती है। कब होती है,
अच्छा, इससे ये जो वर्षा होती है इसे ये भी कहा जाता है कि ये वर्षा जो लौटती है तो ये वर्षा होती है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु के दक्षिण तट पर। तो इसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है। मतलब हिमालय के जो 36,000 वनस्पति कौन सा है, तो उसको अल्पाइन घास स्थल भी कहा जाता है, अल्पाइन वन कहा जाता है, शंकु वृक्षी वन कहा जाता है, या उष्ण चीड़ वन कहा जाता है मित्रों। तो बताइए इसका आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों, यह जो हिमालय के 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति होते हैं, उसे हम अल्पाइन घास स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्पाइन घास, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है मित्रों। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास निमन में से किसके संस्थापक सदस्य हैं? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है मित्रों। कांग्रेस पार्टी, आपका फॉरवर्ड ब्लॉक है, इनमें से कोई नहीं, स्वराज पार्टी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा मित्र, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 है। कांग्रेस पार्टी नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉरवर्ड ब्लॉक बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। यह हो जाएगा आपका मित्रों 1 नंबर, यानी कि स्वराज पार्टी। क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी कब की गई थी? तो 1923 में। कब की गई थी मित्रों? 1923 में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एल नीनो प्रकट होता है, यहाँ कह रहा है एल नीनो प्रकट होता है। तो एल नीनो प्रकट होता है कहाँ पे मित्रों? ये होता है आपका प्रशांत महासागर के ऊपर प्रशांत महासागर के ऊपर। अच्छा, इसे एक जो है कि दक्षिण गर्म धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक दक्षिण गर्म धारा भी कहते हैं। तो देखिए, अटलांटिक महासागर के ऊपर, यहाँ है हिंद महासागर के ऊपर, यहाँ है प्रशांत महासागर के ऊपर, भूमध्य सागर के ऊपर। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर के ऊपर। अच्छा, इसे हम एक दक्षिणी गर्म धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? तो एल नीनो को हम एक दक्षिणी गर्म धारा भी कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, एल नीनो को दक्षिण का हम गर्म धारा भी कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर में है। चलिए ऑप्शन नंबर 19 कह रहा है कि पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसकी जीवनी पर आधारित है? पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसकी जीवनी पर आधारित है मित्रों? इसका सही आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है आपका अरुण जेटली, दूसरा है मनोहर पारिकर, तीसरा है अटल बिहारी वाजपेयी और चौथा है सुषमा स्वराज। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा मित्र, जल्दी से। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मनोहर पारिकर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है मित्रों। चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित हैं? बताइए किससे संबंधित हैं? तो ये आपका सही आंसर बताइए क्या है मित्रों? बौद्ध से है, सिख से है, हिंदू से है, या जैन से है? तो बताइए क्या है? तो यह जो है यह आपका हो जाएगा बौद्ध से मित्रों। किससे हो जाएगा? बौद्ध से हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश का 12वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM उत्तराखंड में कहाँ शुरू किया गया? IIM उत्तराखंड में कहाँ शुरू किया गया? पहला है काशी, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी। तो बताइए क्या है इसका आंसर मित्रों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 21 नंबर का, जो कह रहा है 12वां भारतीय प्रबंधन है ना, IIM उत्तराखंड में कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों काशीपुर। कहाँ हो जाएगा? काशीपुर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि दो समुद्रों को जोड़ने वाली जल का एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है? दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल का एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनिए, 22 नंबर क्वेश्चन है। तो आपका पहला ऑप्शन है खाड़ी, स्ट्रेट, प्रायद्वीप या पठार। मित्रों इसका जो होगा स्ट्रेट होगा। क्या होगा? स्ट्रेट होगा। थोड़ा सा फास्टली मैं करूँगा क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इससे आप लोगों को भी परेशानी है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्टली काम करते हुए जाऊँगा। दस नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आज़ादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक था? निम्नलिखित में से कौन आज़ादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक था? पहला ऑप्शन है JRD टाटा, राम प्रसाद गोयनका, और तीसरा है घनश्याम दास बिरला, चौथा है ऋषि मोदी। तो मित्रों इसका जो है जो समर्थन आंदोलन में किया था वो घनश्याम दास बिरला ही था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है मित्रों। ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रतन टाटा के सेवानिवृत्ति के बाद टाटा समूह का प्रमुख कौन बन गया? रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा समूह का प्रमुख कौन बन गया? पहला है अजीम प्रेमजी, साइरस मिस्त्री, नुस्ली पाडिया, और चौथा कह रहा है बी मुथुरामन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों? 24 का इसका हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है ना, साइरस मिस्त्री। क्या है मित्रों? साइरस मिस्त्री। 25 नंबर क्वेश्चन है हंस दयामंती के चित्र को किसने बनाया? आपका पहला ऑप्शन है अमृता शेरगिल, दूसरा है के हैबर, तीसरा है MF हुसैन, चौथा है राजा रवि वर्मा। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। बताइए, ये सब क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। तो बताइए क्या है इसका सही आंसर 25 का? तो मित्रों इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूजन होने का भी बात नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा हो जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मित्रों। बताइए क्या होगा इसका? इसमें हम बताएंगे नहीं, आप बताइए। चिल्का झील है, सांबर झील है, बुलर झील है, डल झील है। बताइए मित्रों क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। अरे खारे पानी का झील चिल्का झील कहा जाता है। कौन सा झील? चिल्का झील, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है मित्रों। ऑप्शन नंबर 1 में है चिल्का झील। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसने अथर्ववेद का अनुवाद कराया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए मित्रों क्या है इसका आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है ऑप्शन आपका, ऑप्शन पढ़ देते हैं, शुजा, मुराद, दारा शिको और औरंगजेब। तो देखिए औरंगजेब जो है वो तो शासन आगे किया ही था, लेकिन इसमें जो है दारा शिकोह जो है वो अथर्ववेद का जो है अनुवाद करवाया था। इसीलिए 27 का आपका हो जाएगा 3 नंबर, यानी दारा शिकोह। अच्छा, इसकी जो कुछ विशेषता है, जैसे कि संस्कृति और हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया है। इन्होंने फारसी में उपनिषद और अथर्ववेद जैसे कई हिंदू ग्रंथों का अनुवाद किया। उन्होंने भगवान गीता और योग के वशिष्ठ की संस्कृति, भागवत गीता, योग, वशिष्ठ का संस्कृति सीधे फारसी में अनुवाद किया है। तो ये सारे जितने भी हैं भारतीय कल्चर के हैं वो सारा किसने अनुवाद किया है फारसी में? तो ये दारा शिकोह है। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आंख बंद करके दारा शिकोह ही मार देना है। चलिए
अब 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानसरोवर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, मानसरोवर कहाँ स्थित है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो मानसरोवर आप जानते हैं कहाँ है, तो मानसरोवर आपका है, पहला तो ऑप्शन आपका चीन में, भारत में, नेपाल में, भूटान में। तो पहला नंबर तो समझिए भारत यहाँ नहीं होगा। अब है चीन, नेपाल, भूटान, तो भूटान को भी यहाँ से क्लियर कर दीजिए। अब रखिए नेपाल और चीन, चीन और नेपाल यही में है, तो आप नेपाल को भी अलग कर दीजिए। इसका 1 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि चीन में है। मानसरोवर झील कहाँ है मित्रों, मानसरोवर कहाँ स्थित है, चीन में है। कहाँ है, चीन में, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है, ये तो आप जान रहे हैं कौन सी नदी लंबी है, बताइए। गंगा, सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। नदी सबसे लंबी है, यहाँ पूरे विश्व का नहीं बात हो रही, यहाँ केवल भारत का बात हो रहा है मित्रों, केवल भारत का। तो ये तो आप मार देंगे, केवल भारत की बात हो रही है। निम्नलिखित में कौन सी नदी सबसे लंबी है, यहाँ यही क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। गंगा, बिल्कुल नहीं। गंगा का जो अगर क्षेत्रफल बात, अगर गंगा की पूरी लंबाई की बात करें तो वह है 2000, गंगा की अगर लंबाई की बात करें तो 2525 हो जाएगा। वहीं पे ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो 2900 हो जाएगा। वहीं गोदावरी की बात करें तो गोदावरी का हो जाएगा 1465 हो जाएगा। वहीं अगर सिंधु की बात करें तो सिंधु का 2880 हो जाएगा। तो जो सबसे लंबा नदी है मित्रों, पहले है आपका ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा है, इसके बाद सिंधु है, इसके बाद आपका, यहीं पे कितना लोग कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे कितना को गंगा लग रहा था मित्रों, यहाँ पे कितने को गंगा लग रहा था, गंगा का बता दिए 2525 है मित्रों, ये याद रखिएगा। चलिए अब है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट पुस्तक किसने लिखी। नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट पुस्तक किसने लिखी। पहला ऑप्शन है विनोद राय, दूसरा है शोभा डे, तीसरा है के नटवर सिंह और चौथा है संजय बारू। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विनोद राय, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 में है विनोद राय, विनोद राय। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया के स्मारकों में नहीं है, कह रहा है कि बोध गया के स्मारकों में नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन, बर्जासन अनिमेष लोचन स्तूप, दूसरा है स्तनगार चैत एवं चक्रमन, चौथा कह रहा है हरिश्चंद्र मंदिर। तो बताइए ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा मित्रों। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हरिश्चंद्र मंदिर। ये बोध गया के स्मारक में नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। क्या है, हरिश्चंद्र मंदिर जो है मंदिर नहीं है मित्रों। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संघ शासित प्रदेश नहीं है। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम। यहाँ पे ऑप्शन है जैसे पांडुचेरी, चंडीगढ़, गोवा, लक्षद्वीप। बहुत इजी क्वेश्चन है मित्रों, और यह क्वेश्चन आप कमेंट में लिख के जरूर बताएं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित हैं। पहला है मुंबई, हैदराबाद, पूना, नई दिल्ली। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों। तो 33 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, आंसर बताइए इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली।
इस तरह के क्वेश्चन में मित्रों नई दिल्ली ही होगा। तो इस ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा 33 का हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा नई दिल्ली, नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है, वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़े भूभाग वाला राज्य है। वन आच्छादित क्षेत्र वाले बड़े भूभाग वाला राज्य है, बताइए। बहुत इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो बताइए क्या होगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मिजोरम। वन वन वाला बड़े भाग जो वन है, जहाँ की सबसे अधिक वन है, तो बताइए क्या होगा मित्रों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मिजोरम, यानी कि मिजोरम हो जाएगा। अच्छा, एक 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 इसका है कि 2011 के अनुसार जो है हिमाचल प्रदेश में जो था वन भूभाग, हिमाचल प्रदेश में जो वन भाग था वो था आपका 2011 की रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ। 2011 में जो है हिमाचल प्रदेश का जो था, हिमाचल का वो था आपका 26.37%। वहीं अगर बात करें हम, आपका उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड में जो था प्रतिशत वो था 45.80%। वहीं अगर हम बात करें सिक्किम का, सिक्किम का, तो सिक्किम का उस समय अगर बात करें सिक्किम का, तो सिक्किम का जो प्रतिशत था वन भूभाग का जो प्रतिशत था आपका, वो था आपका 47.34%। वहीं अगर बात करें मिजोरम का, मित्रों जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, मिजोरम का टोटल था 90.68%। कितना था? 68%, जो कि वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़ा भूभाग हो गया आपका मिजोरम, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है मित्रों। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य, ये तो सभी लोग जान रहे हैं मित्रों, कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन में मित्रों कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। हमें क्या करना है मित्रों? गलत है, गलत का पकड़ करना है। तो एक बात बताइए, पटना प्रमंडल के जो जिले हैं, जैसे पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर। पटना का हो जाएगा पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर। जी हाँ, ये सही है, पटना की हो जाएंगे। मगध प्रमंडल के हैं जैसे औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। मित्रों ये भी सही है। मुंगेर प्रमंडल के जैसे मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, ये भी सही है। 4 नंबर में क्या? दरभंगा प्रमंडल के जिले और दरभंगा, सहरसा, सुपौल, जो ये गलत है मित्रों। ये 4 नंबर का गलत है, ऑप्शन नंबर 4 में गलत है, ये आपका हो जाएगा 4। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य, बताइए मित्रों कौन सा आंसर होगा। भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन कहाँ पे होता है? तो बताइए, आपका ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। देखिए, भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन, तो छत्तीसगढ़ में भी कोयला उत्पादन होता है, उड़ीसा में भी होता है, झारखंड में होता है, मध्य प्रदेश में श्योर नहीं है मित्रों, लेकिन इसमें जो सबसे अधिक होता है, यहाँ पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक कोयला, तो ये आपका सही क्या होगा मित्रों? तो सही हो जाएगा आपका झारखंड होगा। और यहाँ पे जो है कुल कोयला का जो कुल अनुमानित कोयला है, जो यहाँ पे जो कुल अनुमानित कोयला है वो है आपका 64,601 पॉइंट समथिंग है, कुछ 41 है। तो ये आपका याद रखेंगे कि भारत में सबसे सर्वाधिक कोयला उत्पादन झारखंड में होता है। कितना? 64,601 समथिंग के टन, यानी के लगभग।
38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई? निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में जो मुगलों का स्थापना हुआ? पहला है तालीकोटा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। मित्रों आप बताइए इसमें जो तालीकोटा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध और पानीपत का युद्ध। तो मित्रों इसमें जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था मित्रों, किसके किसके बीच हुआ था, आप बताएं थोड़ा सा। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था मित्रों? पानीपत का युद्ध, तो पानीपत का युद्ध प्रथम बार जो हुआ था वो हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, दूसरा हुआ था 1556 में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 में हुआ था और यह जो है 1556 में हुआ था। तो मित्रों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, किसके बीच में? तो आपका हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था मित्रों। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या सीमित है। अधिकतम कह रहा है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या सीमित है। तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 250। ये सब इजी है इसलिए हम ज़्यादा कुछ इसमें नहीं कहेंगे। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? पहला है दिल्ली, दूसरा है पटना, इलाहाबाद, अलीगढ़। तो मित्रों ये बताइए क्या है आंसर इसका? इसका सही हो जाएगा पटना। स्वतंत्र भारत का पहला, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? तो पहला छात्र आंदोलन हुआ था पटना में, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में, और यह हुआ था 1955 में। कहाँ हुआ था मित्रों? 1955 में। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, तो 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मित्रों कि संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में कौन सी भाषाओं को सूचीबद्ध नहीं है? देखिए कौन सी भाषाओं का सूचीबद्ध नहीं है मित्रों, तो यहाँ पे सिंपल सी है, यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अच्छा 2004 में जो है मैथिली, संथाली और डोगरी को और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसीलिए 8वीं अनुसूची में 2004 को पहला तो हो जाएगा आपका संथाली, डोगरी और बोडो, यह सबको शामिल किया गया। ये कह रहा है कि सूचीबद्ध नहीं है तो वो हो जाएगा अंग्रेजी मित्रों। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। चलिए ऑप्शन नंबर 42 कह रहा है योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो बताइए। पहला है मोंटेक सिंह, आहलूवालिया, रघुराम राजन, आमर सेन, जगदीश भगवती। बताइए क्या होगा इसका आंसर मित्रों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, मोंटेक सिंह आहलूवालिया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? बहुत सुपर क्वेश्चन है मित्रों। दयामंती सिंह है, डॉक्टर अमृत पटेल है, इला भट्ट है, लाली सेठ है। बताइए क्या है मित्रों? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? ये बने थे मित्रों लीला सेठ। क्या बने? कौन बने थे? लीला सेठ। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार राज्यसभा सदस्यों की कितनी संख्या है? बिहार राज्यसभा सदस्यों की, बहुत इजी क्वेश्चन है इसका, 16 हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का भारत में भ्रमण पर आए हैंसोंग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपनी यात्रा वृत्तांतों में किया है?
ऑप्शन ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। भारत भ्रमण पर आए हंसोंग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांतों में किया है? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर, भागलपुर। मित्रों ये पाटलिपुत्रा हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? पहला है पावापुरी, कुशीनगर, बोधगया, राजगीर। तो बताइए मित्रों, ये हो जाएगा बोधगया। 47 नंबर क्वेश्चन, अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा पहला है यकृत, गुर्दा, फेफड़े, हृदय। इसका हो जाएगा आपका मित्रों यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 48 करा, बिहार राज्य में मात्र 2 ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैं या स्थित है? बिहार में, बिहार की बात हो रही है। पटना एवं मुजफ्फरपुर में, पटना एवं गया में, पटना एवं राजगीर में, पटना एवं भागलपुर में। तो बताइए इसका क्या आंसर है मित्रों? 48 नंबर क्वेश्चन का इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पटना एवं गया में। कहाँ मित्रों? पटना एवं गया में। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक, बहुत इजी क्वेश्चन है मित्रों। पहला है अकबर, बिल्कुल नहीं होगा। बहादुर शाह द्वितीय, आलमगीर, शाह आलम द्वितीय। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है मित्रों। इसका सही हो बहादुर शाह द्वितीय। भारत के किस राज्य में राजीव गांधी की मानव बम हमले से हत्या हुई थी? चलिए मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप जितना आप लाइक कीजिएगा, जितना कमेंट में लिखिएगा, उतना मुझे मोटिवेट करेगा और हम आप लोगों को रिवाइज इसी तरह से करते रहेंगे। तो चलिए लास्ट का क्वेश्चन है आपका। तो बताइए, पहला है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों तमिलनाडु। जी हाँ, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी की हत्या जो हुई थी वह तमिलनाडु में हुई थी। और तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय भारत, जय हिंद।